हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस में फॉर्म हैंडलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रिएक्ट जेएस में हम फॉर्म किस तरह से हैंडल करते हैं। कोई भी हमारे एप्लीकेशन के लिए, हमारे वेबसाइट के लिए अगर हम कोई फॉर्म डेवलप करते हैं, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म या फिर लॉगिन का फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म, तो किस तरह से रिएक्ट में हमें हैंडल करना होता है वो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो को देखते देखते ही मतलब रिएक्ट में फॉर्म हैंडलिंग जब हम कर लेंगे तो उसी में एक टॉपिक हमारा कवर हो जाता है जिसका नाम है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ओके, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कंट्रोल्ड कंपोनेंट, व्हाट इज़ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ओके, तो बेसिकली रिएक्ट के वे में जब हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म को हैंडल कर लेते हैं, ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो जो कंपोनेंट होता है फॉर्म कंपोनेंट, वो ऑलरेडी हमारा कंट्रोल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे एक ही कॉइन की दो साइड जैसे होती है, उस वे में ये कुछ तो भी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अभी कंट्रोल कंपोनेंट क्या है इसको थोड़ा डिस्कस बाद में करते हैं। शुरू करते हैं हमारा वीडियो जहाँ पे हम बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग किस तरह से करना होता है रिएक्ट में वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले। आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हमारे जो लास्ट कुछ वीडियोस थे उनमें कुछ टॉपिक्स जो हमने सेपरेटली देखे थे, तो उनमें से हमें कुछ 3-4 टॉपिक्स हमें इस वीडियो में आज ज़रूरी है, जो कि हम वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पे आने वाला है आज की वीडियो में। तो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन का मेरा जो वीडियो था वो अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। सेकंड हमारा जो वीडियो आने वाला, जो हमारा वीडियो था लास्ट हमारे सीरीज़ में, वो था इवेंट हैंडलिंग का। तो रिएक्ट जेएस में हम इवेंट किस तरह से हैंडल करते हैं इसके लिए आप वो मेरा वीडियो पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स कंपोनेंट के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, तो कंपोनेंट का भी आप अच्छे से देख लीजिए। और एक हमारा जो था स्टेट को लेकर कंपोनेंट स्टेट, जो कि प्रॉप्स के बाद हमने बनाया था, तो हमने उसमें देखा था कि स्टेट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। यूज स्टेट हुक का यूज करके हम रिएक्ट के कंपोनेंट में किस तरह से स्टेट क्रिएट करते हैं, किस तरह से स्टेट को अपडेट किया जाता है, और स्टेट अपडेट होने के बाद हमारा कंपोनेंट किस तरह से रीरेंडर होता है, ये सब कुछ हमने स्टेट की वीडियो में देखा है। तो ये जो चार मैंने आपको बताए, सिंगल पेज एप्लीकेशन, इवेंट हैंडलिंग, कंपोनेंट और स्टेट, तो ये चार वीडियो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं तीनों चारों कॉन्सेप्ट को, उन 3-4 टॉपिक्स को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको इतना अगर डिटेल में फिर से अगर एक्सप्लेन करने अगर लग गया तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ऑलरेडी उन टॉपिक्स के ऊपर मैं पीछे वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ बहुत सेपरेट में डिटेल में, तो आप वहाँ से पहले सीख लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइए। ओके, तो अभी देखिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मेरे ब्राउज़र के ऊपर मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है, जिस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही इनपुट फील्ड रखा हुआ है, फर्स्ट नेम, और एक सबमिट बटन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता सिनेरियो को। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब एक बहुत ही छोटा फॉर्म मैंने लिया है, जहाँ पे एक ही इनपुट फील्ड है और एक ही सबमिट बटन मैंने रखा हुआ है। ओके, तो अभी लेकर चलता हूँ आपको VS कोड एडिटर पे, जहाँ पे थोड़ा सा आपको फाइल्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट, वहाँ से बेसिकली मैं एक फॉर्म कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूँ, और फॉर्म कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल HTML का फॉर्म हम जिस तरह से क्रिएट करते थे हमारे जावास्क्रिप्ट HTML के एप्लीकेशन में, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक बस कंटेनर एलिमेंट लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने HTML का एक फॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे एक इनपुट फील्ड है और एक सबमिट बटन है। ओके, और जैसे नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक उसी तरह से ऑन सबमिट एक इवेंट हैंडलर मैंने लगाया हुआ है, और उसके लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। आप देख सकते हो ये फंक्शन को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली मेरा ये इवेंट हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना कंसोल ओपन कर रहा हूँ,
अब मान लो मैं यहाँ पे अगर कुछ नाम डालता हूँ रोशन और फिर सबमिट करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, एक यहाँ पे चीज़ वियर्ड सी हो रही है फ्रेंड्स। ओके, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मेरा जो मैसेज है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आता तो है लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो रहा है। ओके, तो ये डिसअपियर क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वेब पेज है, जो मेरा ब्राउज़र है, मेरी वेबसाइट को फिर से रिलोड करा रहा है। ओके, फिर से मेरा पेज फिर से कम्प्लीटली रिलोड हो जाता है। तो अभी ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मेरा वीडियो जो था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को अच्छे से बताया हुआ है। ओके, अब ये कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, हम अभी आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये रिएक्ट जेएस में तो हम सिंगल पेज एप्लीकेशन ही डेवलप करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये बिहेवियर क्यों, तो ये बिहेवियर यहाँ पे इस तरह से वर्क क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है HTML के फॉर्म का। ओके, अभी हमने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है नॉर्मल, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये नॉर्मल जिस तरह से हम HTML और जावास्क्रिप्ट में करते थे उसी तरह से हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो नॉर्मल HTML का फॉर्म है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, स्टैंडर्ड सबमिट बटन है HTML का। ओके, और जैसे ही सबमिट बटन पे कॉल होता है तो एक इवेंट हैंडलर मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो जैसे ही HTML का फॉर्म सबमिट होता है तो ये HTML के फॉर्म का नॉर्मल बिहेवियर, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि सीधा सीधा सर्वर के साथ कम्युनिकेशन मतलब ट्राई किया जाता है जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। ओके, तो ये HTML और जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक बातें हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से पता होंगी, तो अभी इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अब हम कौन से चीज़ पे फोकस करते हैं, तो देखिए ये जो बिहेवियर ये हमें तो नहीं चलने वाला है क्योंकि हम तो सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। ओके, रिएक्ट में, तो रिएक्ट में हमें ये तो ऑब्वियसली नहीं चलने वाला। मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारा हैंडलर फंक्शन में जो हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं वो हम देख सके, बेसिकली इस फंक्शन में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ओके, और ना कि हमारा सीधा सीधा फिर से पेज पूरा रीलोड हो जाए, क्योंकि हम तो सिंगल पेज एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो अभी इस बिहेवियर को हमें रोकने के लिए जावास्क्रिप्ट में ही एक टेक्निक होता है, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक टेक्निक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही मतलब कॉन्सेप्ट है। अब एक कुछ इस तरह से हम इवेंट का जो नॉर्मल मतलब प्रोपोगेशन होता है, ओके, इसे हम यहाँ पे अब रोक सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे ही मैं मेरे एप्लीकेशन को पूरा कम्प्लीटली रिफ्रेश कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं जैसे ही कंसोल में आकर आपको मतलब बताता हूँ, तो अभी देखिए क्या होगा। अब अगर मैं मेरा नाम यहाँ पे डालता हूँ और फिर मैं सबमिट करता हूँ, तो देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली मेरा मैसेज मुझे दिख रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फिर से लोड नहीं हुआ है, मेरा पेज फिर से रेंडर नहीं हुआ है, तो मैं मेरा डाला हुआ इनपुट भी यहाँ पे डेफिनेटली देख सकता हूँ, उसे फिर से हाइड भी कर सकता हूँ, फिर से उसमें ऐड भी कर सकता हूँ, फिर से सबमिट भी कर सकता हूँ। तो 2 बार 3 बार कितने भी बार मेरा फंक्शन देखिए, जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतने बार मेरा ये जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है बेसिकली कॉल हो रहा है, और मेरा जो मतलब फ्लो, जो एप्लीकेशन का फ्लो है यहीं पे ये स्टॉप हो जा रहा है, मेरा पूरा के पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बात हमने यहाँ पे कंट्रोल कर ली। ओके, अब हम देख यहाँ से अब जो आगे हम स्टार्ट करेंगे वो होगा फ्रेंड्स नॉर्मली रिएक्ट में फॉर्म किस तरह से हैंडल होता है। अब इतना जो हमने किया ये तो जावास्क्रिप्ट का ही मतलब टेक्निक हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का टेक्निक ही हो गया। अब हमें यहाँ से आगे रिएक्ट स्पेसिफिक फॉर्म को हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स भी तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब रिएक्ट में रिएक्ट में फॉर्म किस तरह से हैंडल होता है। ओके, तो बेसिकली क्या किया जाता है, थोड़ा ऊपर ऊपर थियोरेटिकली बताता हूँ। अब देखिए रिएक्ट में फॉर्म कुछ इस तरह से हैंडल होता है कि बेसिकली हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में एक फॉर्म अगर है, ओके, और उस फॉर्म के ऊपर जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं जहाँ से बेसिकली यूज़र कुछ डेटा वेबसाइट में मतलब इनपुट देने वाला है, जैसे अभी हमारे इस फॉर्म में एक ही इनपुट एलिमेंट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, तो जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML फॉर्म में, ओके, हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए हम कंपोनेंट में एक स्टेट क्रिएट करते हैं। ओके, और इनिशियली उस स्टेट की कुछ वैल्यू हम असाइन करते हैं, फिर जैसे ही हम वहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी स्टेट की वैल्यू को
हमारा जो इनपुट एलिमेंट होता है उस इनपुट एलिमेंट को बाइंड करते हैं, बेसिकली असाइन करते हैं। ओके, और फिर बाद में हमारा यूज़र जब उस इनपुट एलिमेंट में कुछ वैल्यू अपडेट करता है, मतलब अपनी वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, तो जैसे ही वो अपनी वैल्यू को ऐसा पूरा मतलब इनपुट प्रोवाइड करके यहाँ से टैप करके जैसे ही वो नेक्स्ट कंट्रोल पे जाता है, तो यहाँ पे यूज़र ने जो डाली हुई कंप्लीट वैल्यू होती है, मतलब यूज़र का जो इनपुट होता है उस फील्ड का, ये फिर से उसी कंपोनेंट की स्टेट में अपडेट किया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ सर्कल टाइप में वर्क करता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको अगर हो भी रहा होगा तो मैं अब आपको मैं सीधा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्ट में फॉर्म हम कुछ इस तरह से हैंडल करते हैं कि जितने भी हमारे फॉर्म में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, ओके, जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बटन, ये जो भी हमारा होता है। ओके, तो इन सब इनपुट एलिमेंट के लिए हम एक कंपोनेंट में हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं। मतलब अगर एक इनपुट फील्ड है तो एक स्टेट, दो इनपुट फील्ड है तो दो स्टेट, तीन इनपुट फील्ड है तो तीन स्टेट, कुछ इस तरह से हर एक इनपुट फील्ड के लिए हम एक इनपुट स्टेट मतलब एक कंपोनेंट का स्टेट क्रिएट करते हैं। उस स्टेट में हम कुछ वैल्यू इनिशियली असाइन करते हैं। ओके, उस वैल्यू को हम इस इनपुट फील्ड के साथ असाइन करते हैं, बेसिकली बाइंड करते हैं। ओके, फिर यहाँ से यूज़र जो अपनी वैल्यू पास कराएगा, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से यूज़र उस वैल्यू को अब चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यूज़र ने फिर जो चेंज करके डाली हुई अपनी वैल्यू होती है, अपना इनपुट होता है, उसके साथ फिर से उसी कंपोनेंट के स्टेट को अपडेट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से रिएक्ट में होता है। चलिए अब सीधा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो देखिए, अब मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि एक इनपुट एलिमेंट अगर है तो हमें कंपोनेंट में एक स्टेट बनाना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से फटाफट से हमारे पास देखिए, हमारे फॉर्म में एक इनपुट एलिमेंट है फर्स्ट नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फर्स्ट नेम कंपोनेंट स्टेट बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू में क्या असाइन करता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं एक नॉर्मल एम्प्टी स्ट्रिंग इसे पास करा देता हूँ। और मैंने क्या बताया कि एक एलिमेंट के लिए एक कंपोनेंट स्टेट क्रिएट कर ली, उसे कुछ वैल्यू असाइन कर ली, तो इतना हमने कर लिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने पास करा दी है। अब उसी वैल्यू को हमें इस इनपुट के साथ में बाइंड करना होता है, तो हम नॉर्मल करेंगे, जो कि नॉर्मल हम हमारे HTML में जो करते हैं वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट की जो स्टेट है फर्स्ट नेम नाम की, जो इस कंपोनेंट में जो फर्स्ट नेम नाम का जो एक स्टेट मैंने क्रिएट किया है, ओके, उस स्टेट को बेसिकली मैंने इस इनपुट के साथ में अटैच कर दिया है। ओके, इतना काम हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब जैसे ही यूज़र इस वैल्यू को यहाँ से अपडेट करने वाला है, करेगा, तो उस केस में ये वैल्यू फिर से उसी नई वाली वैल्यू के साथ में फिर से हमारी ये स्टेट जो है ये अपडेट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं ऑन चेंज। उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट के ऊपर भी एक फंक्शन हम लगा रहे हैं ऑन चेंज। यहाँ पे भी एक इवेंट हैंडलर फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑन चेंज फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पे नॉर्मल मैसेज में डालता हूँ फर्स्ट नेम चेंज्ड। ओके, और ये वाला जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है इसे मैं बेसिकली यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए, आप समझ रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नई चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इवेंट हैंडलिंग वगैरह आप सब देख चुके हैं, तो कुछ नहीं है। एक ये जो मेरा इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बेसिकली मैं उसके ऊपर एक इवेंट लगा रहा हूँ ऑन चेंज। तो जितने बार भी उस इनपुट फील्ड में यूज़र कुछ की टाइप करेगा, कुछ प्रेस करेगा, ओके, कुछ भी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो भी पास करेगा, तो हर बार एक की प्रेस करने के बाद ये इवेंट हैंडलर फंक्शन कॉल होगा। ओके, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं उसमें अभी एक डमी कस्टम मैसेज यहाँ पे जस्ट प्रिंट करके आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी कंसोल को मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। अभी कंसोल में हम बाद में आते हैं फ्रेंड्स। अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, अभी इतना हमने कर लिया है। अब देखिए,
अब मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी टाइप अभी नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, पता है क्या? ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कंपोनेंट की स्टेट के साथ में ये जो इनपुट, बेसिकली ये जो इनपुट फील्ड है HTML का, अभी हमने इसे नॉर्मल इनपुट फील्ड नहीं छोड़ा है, ठीक है। अभी हमने इसे कंपोनेंट की स्टेट के साथ में बाइंड कर दिया है, राइट। अभी ये कंपोनेंट की स्टेट के साथ में बाइंड हो चुका है। तो इनिशियली ये जैसे ही नॉर्मली हमने हमारे एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इनिशियल वैल्यू इसमें डिस्प्ले हो गई है। कौन सी? कंपोनेंट के स्टेट की। तो कंपोनेंट के स्टेट में इनिशियल वैल्यू कौन सी है? एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी एम्प्टी स्ट्रिंग इसने एज ए वैल्यू ले ली है। ओके, और अब ये कंपोनेंट की स्टेट के साथ में बाइंड हो चुका है। तो इसीलिए अगर यहाँ से यूज़र कुछ टाइप करता है तो जैसे ही यूज़र अपनी वैल्यू टाइप कर लेता है, अपना इनपुट मतलब इंटर कर देता है, तो उसके बाद ये वैल्यू फिर से उसी कंपोनेंट के स्टेट में अपडेट होनी चाहिए। बेसिकली इसकी वैल्यू जो इनिशियली जो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए यूज़र के इनपुट के साथ, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी ये नहीं कर पा रहे क्योंकि इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ओके, बेसिकली इनपुट फील्ड को हम इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम कंपोनेंट की स्टेट के साथ बाइंड कराते हैं। तो बेसिकली इनपुट की वैल्यू को हम उस इनपुट फील्ड को या उसकी वैल्यू को हम कंपोनेंट की स्टेट के साथ बाइंड करके हम उसे कंट्रोल रखते हो कि कंट्रोल कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं से। तो ये कंपोनेंट उसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट उस इनपुट फील्ड की वैल्यू को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए इस बिहेवियर को बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो अभी हमें क्या करना होगा कि जैसे ही यूज़र हमारी ये वैल्यू अपडेट करेगा तो वो वैल्यू फिर से उसी स्टेट में अपडेट होनी चाहिए, और ये बिहेवियर अभी हमने अचीव नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से वो भी कर लेते हैं। अब देखिए हमने स्टेट में ये फंक्शन तो ऑलरेडी बना के रख ही दिया है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि बस इसी फंक्शन का यूज़ करके हम कंपोनेंट की स्टेट को यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से हम करते हैं कुछ उसी तरह से हमें event डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स क्या होगा। अभी जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो अब मैं यहाँ पे इजीली कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, उसे ये कर सकता हूँ, देख रहे हो आप, इजीली मैं टाइप कर सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इनिशियली जब हमारा ये एप्लीकेशन रेंडर हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो इनपुट फील्ड है ये कंपोनेंट की स्टेट की वैल्यू ले रहा है। ओके, हमने कौन सी इनिशियल वैल्यू दी है? हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली जब यूज़र किसी फॉर्म को अगर विजिट करता है तो ऑब्वियसली उसे एम्प्टी फॉर्म ही दिखाया जाता है। स्टार्ट में तो हम उसे कुछ ऐसा मतलब वैल्यू डाल के देने वाले नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एम्प्टी दिखाना है, इसीलिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है। अगर हम वहाँ पे कुछ पास करा दे तो वो वैल्यू भी यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगी। आई थिंक मैं आपको वो बता ही देता हूँ। देखिए अभी एम्प्टी स्ट्रिंग ना डालते हुए अगर मैं यहाँ पे ही मेरा नाम अगर डाल दूँ, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। देख रहे हो आप, सीधा सीधा रोशन वहाँ पे आ रहा है। मैं कितनी बार भी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रोशन आ रहा है। ओके, लेकिन हमें ऐसा तो फॉर्म दिखाना होता नहीं है। फर्स्ट टाइम यूज़र फॉर्म को अगर विजिट करता है तो उसे एम्प्टी फॉर्म ही हमें दिखाना होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इनिशियली हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, फिर उसी वैल्यू को कंपोनेंट के कंपोनेंट का जो फर्स्ट नेम नाम का जो स्टेट हमने क्रिएट किया है, यही वैल्यू हम उस इनपुट फील्ड में पास कर रहे हैं। और जैसे ही यूज़र उस इनपुट फील्ड में नई वैल्यू टाइप करता है तो उस वैल्यू को हम बेसिकली इस इवेंट का यूज़ करके हम फिर से उसी कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट कर दे रहे हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये हमने कुछ इस तरह से जो जो भी वर्क अराउंड किया है इसे ही बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट, इसे ही बोलते हैं रिएक्ट में डेटा बाइंडिंग। ओके, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हो रही है तो इनपुट के फील्ड की स्टेट वैल्यू भी अपडेट होने वाली है, और जैसे ही इनपुट से वैल्यू अपडेट होने वाली है तो उसी तरह तो सडनली कंपोनेंट का स्टेट भी अपडेट होने वाला है। तो बेसिकली देखिए बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि कंपोनेंट की स्टेट की वैल्यू फॉर्म के इनपुट एलिमेंट को अटैच करी हुई है, और जैसे ही इनपुट एलिमेंट से उसी वैल्यू को अगर यूज़र चेंज करता है
तो कंपोनेंट के स्टेट की वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए। इसे बोलते हैं रिएक्ट जेएस में डेटा बाइंडिंग, और इसे ही बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट जो है ये कुछ इस तरह से कंपोनेंट की स्टेट का यूज करके ये HTML के इनपुट फील्ड की वैल्यू को कंट्रोल में रख रहा है। ओके, क्योंकि अगर वैल्यू कंपोनेंट के स्टेट की वैल्यू अगर अपडेट होती है, चेंज होती है, तो इनपुट फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती है, और इनपुट फील्ड के ऊपर से अगर यूज़र वैल्यू चेंज करता है तो फिर से कंपोनेंट की स्टेट भी चेंज होती है। तो बेसिकली दोनों जो बातें हैं, कंपोनेंट का स्टेट और इनपुट फील्ड, दोनों की वैल्यू बेसिकली दोनों सिंक में है। ओके, दोनों का यहाँ पे सिंकिंग है, तो इसी बिहेवियर को बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और इसे ही बोलते हैं रिएक्ट जेएस में डेटा बाइंडिंग। ओके, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारा जो मेन फोकस है कि हमें, अभी हमने तो कंपोनेंट की वैल्यू अपडेट कर दी है। ओके, अब हमें क्या करना है, मेन टारगेट कि जैसे ही यूज़र हमारा यहाँ पे इनपुट डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो हमें सबमिट में, मतलब ये जो हमारा फॉर्म हैंडलिंग फंक्शन है बेसिकली, यहाँ पे हमारा फॉर्म का डेटा हमें चाहिए। ओके, तो अभी हम कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, जैसा हम रियल में अगर हम फॉर्म को हैंडल करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा। ओके, कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट भी बना के देता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब किस तरह से करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो कंपोनेंट का स्टेट है बस उसी का यूज़ करके हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को मैं आपको फिर से कंसोल में डिस्प्ले करा के बताता हूँ। देखिए, अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, यूज़र जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे फॉर्म का डेटा हमें हमारे इवेंट हैंडलर, जो फॉर्म हैंडलिंग फंक्शन है हैंडल सबमिट, यहाँ पे हमें हमारा फॉर्म का डेटा चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए अभी अब मेरा यहाँ पे मैं इंस्पेक्टर ओपन कर लेता हूँ, फिर से मेरे एप्लीकेशन को कम्प्लीटली लोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं अब रोशन डालता हूँ तो अब देखिए, अब ये जो आ रहा है ये आ रहा है हमारे फॉर्म हैंडलिंग इवेंट हैंडलर से। ओके, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देख सकते हो आप। देखिए इसे फिर से एक बार मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे अब मैं कोई नया नाम डालता हूँ, जैसे मान लीजिए यश। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में मेरा नया डेटा बेसिकली आ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम रिएक्ट में फॉर्म को हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा कि कितना आसानी से हमने फॉर्म की वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट कर लिया है। बेसिकली हमने यहाँ पे रिएक्ट का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है उसे यूज़ किया है। यूज स्टेट हुक का यूज़ करके हमने कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट की। फिर हमने रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट की जो नॉर्मल इवेंट हैंडलिंग होती है। ओके, तो बेसिकली इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करके और कंपोनेंट स्टेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत ही आसानी के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फॉर्म का डेटा बहुत ही आसानी से यहाँ पे हैंडल कर ले रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में मैं सिंपल रखना चाहता था, इसीलिए मैंने एक ही इनपुट फील्ड रखा था। अब मैं आपको एक और इनपुट फील्ड यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक इनपुट फील्ड यहाँ पे डालता हूँ। तो अब मैं क्या चेंजेस करूँगा आप बस देखते रहिए। देखिए फर्स्ट नेम था तो मैं यहाँ पे एक नया ले लेता हूँ, सबसे पहले तो लास्ट नेम। ओके, नया ले लेता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लास्ट नेम हो गया, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। ओके, अब इसे पहले मिटा देता हूँ और फिर इसे भी थोड़ा रहने देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक इनपुट फील्ड है तो एक स्टेट, दो इनपुट फील्ड है तो दो स्टेट, ओके, तीन इनपुट फील्ड है तो तीन स्टेट। अभी बेसिक के ऊपर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे आप बस ध्यान रखिए। तो अभी मैंने एक मेरे HTML फॉर्म में, मेरे वेबसाइट के फॉर्म में मैंने और एक न्यू फील्ड ऐड कर दी। ओके, लास्ट नेम की। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू बाइंड करने के लिए मुझे फिर से एक कंपोनेंट स्टेट भी क्रिएट करना होगा। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इसे ही मैं यहाँ से उठाकर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैं लास्ट नेम कर देता हूँ,
अपडेट फर्स्ट नेम को मैं अपडेट लास्ट नेम कर देता हूँ। ओके, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखने वाला हूँ, ठीक है। अब थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं, फिर से एक इवेंट हैंडलर फंक्शन बना लेते हैं जो कि दूसरे इनपुट फील्ड को भी हैंडल करने के लिए हमें चाहिए। तो ऑन चेंज लास्ट नेम कर लेता हूँ। अपडेट फर्स्ट नेम है तो अपडेट लास्ट नेम कर लेता हूँ, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ से हम जो सेकंड इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू को हम कंपोनेंट का जो सेकंड स्टेट है उसमें अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है इसे बेसिकली हम अटैच कर देंगे इस वाले पे, ओके। और यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएंगी, तो हमारा सेकंड वाला इनपुट सेकंड वाला कंपोनेंट स्टेट, ओके, कुछ इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। और फाइनली हमें क्या चाहिए, एट द लास्ट हमें सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें दोनों भी एलिमेंट की वैल्यू अभी चाहिए, दोनों इनपुट एलिमेंट की वैल्यूज हमें चाहिए। तो क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, बस लास्ट नेम हमारा जो कंपोनेंट का जो सेकंड स्टेट है उसकी भी वैल्यू को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूज कर लेंगे, ओके। और यहाँ से हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए, कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पे कर लिया है, आप देख सकते हो। कंसोल में आते हैं, एप्लीकेशन को अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। अब मैं अगर यहाँ पे नाम डालता हूँ, जैसे मान लीजिए यश शर्मा, जैसे ही सबमिट करता हूँ आप देख सकते हो मेरे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वहाँ पे फर्स्ट नेम यश लास्ट नेम शर्मा, मेरा बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्रिएट हो चुका है, ओके। तो कुछ इस तरह से हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म को हैंडल करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बेसिक सा हमने देखा, आप देख सकते हो कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। कितनी आसानी के साथ हम कंपोनेंट के स्टेट का इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करते हुए रिएक्ट में कितने मतलब सिंपल वे में हम फॉर्म को हैंडल करते हैं, ओके। और किस तरह से हम वैल्यू को, इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम कंपोनेंट की स्टेट के साथ बाइंड करके रखते हैं। तो इस तरह से जो हम डेटा बाइंडिंग वगैरह अचीव करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में एक्चुअली फॉर्म को हैंडल किया जाता है, कुछ इस तरह से, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। आप बार बार मेरा वीडियो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, ओके। कोड को अंडरस्टैंड करिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके फ्रेंड्स। अभी देखिए, ये बेसिक सा था, बहुत ही बेसिक सा था ये, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल बातें हमने बस देखिए। अभी इनपुट फील्ड, अभी HTML के फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन किस तरह से लगाना होते हैं, या फिर जैसे मान लो अभी यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो फिर यहाँ की वैल्यू ये जो है ये रिमूव होनी चाहिए। ये बहुत सी बातें अभी बाकी है, ठीक है। ये तो हम आने वाले हमारे सीरीज़ में ऑब्वियसली देखने ही वाले हैं, तो वो आप उसका कोई अभी लोड मत लीजिए। नॉर्मली सीधा सीधा पॉजिटिव सिनेरियो में फॉर्म को कुछ किस तरह से हैंडल किया जाता है ये हमने इसमें देखा है, ओके। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि लगभग 28-29 मिनट्स का हो चुका है, ओके। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट मोमेंट, बाय फ्रेंड्स।